So in this lecture we are going to solve some numericals on the basis of Newton's laws of motion. Newton's laws of motion क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितने laws है वो उनको भी हम पहले पढ़ चुके हैं. So on the basis of that laws we are going to solve some numericals from the exercise first from JEE book. Okay. So first is you move forward when your car suddenly comes to rest or comes to halt, and you are thrown backward when your car rapidly accelerate. The Newton's law involved is, जब भी हम, ये कॉमन एक्सपीरियंस है सबका, जब हम कार में बैठे हुए होते हैं, जब हमारी कार अचानक से शुरू हो जाती है, एक्सेलरेट होती है, तो हम पीछे की तरफ मतलब मूव होते हैं. और जब हम जा रहे होते हैं, अचानक से हम कार के ब्रेक्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ फेंके जाते हैं, आगे की तरफ फेंके जाते हैं. सो ये कौन से लॉ के ऊपर बेस है, ये कौन सा लॉ बताता है आउट ऑफ 3 न्यूटन्स लॉज. So it is stated by first Newton law, that is law of inertia. What is law of inertia? The body will continue its state, either is in motion or either is it in rest, unless and until it is acted upon by external applied force. किसी भी बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो बॉडी उसकी जो स्टेट है उसको कंटिन्यू करती है. रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, और मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है. ये हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. तो ये जो 3 लॉज है उसमें से कौन सा लॉ ये एक्सप्लेन करता है इस केस को, तो ये एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, ये किसका एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ इनर्शिया का. ओके. सेकंड इज अ लिफ्ट इज असेंडिंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v. अ पैसेंजर इन अ लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन टूवर्ड्स द फ्लोर इज. एक पैसेंजर है जो एक लिफ्ट से ऊपर जा रहा है लिफ्ट के सहारे, लेकिन उस लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, या स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. अब हमें पता है व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट व्हाट इज एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन इज जीरो. द एक्सेलरेशन इज जीरो, बट हुज एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट लिफ्ट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्किंग ऑन दैट लिफ्ट, एंड बाय डिफॉल्ट इज वर्किंग, इट विल वर्क्स ऑन दैट कॉइन. उस कॉइन पे तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगी. मतलब क्या है कि ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है. इसमें एक आदमी है जिसने एक कॉइन टॉस किया, ऐसे एक कॉइन है. ओके. अब इस लिफ्ट की वेलोसिटी है v, क्या है, कांस्टेंट. इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, लिफ्ट का जीरो, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो काम कर रहा है. तो इस केस में इस कॉइन के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी द g. ओके, दैट विल बी द g. ओके. नाउ थर्ड वन इज द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो. एक्सेलरेशन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ द नेट फोर्स इज जीरो. इट इज वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ नाइदर इनर्शियल नॉर नॉन इनर्शियल. तो हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ा है, उसके बारे में हम जानते हैं आफ्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, जिसमें न्यूटन के सब लॉज जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होते. और दोनों में और एक डिफरेंस है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होती है, बेसिकली हमें सब पता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है कि जो फ्रेम या जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं, चाहे वो एक कोऑर्डिनेट हो, 2 कोऑर्डिनेट हो या 3 कोऑर्डिनेट हो, मतलब 1D 2D एंड 3D, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सबको पता है. तो अगर वो सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट्स की वो अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है, तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है वो होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और अगर वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, दैट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, एक्सेलरेशन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ द नेट फोर्स इज जीरो इज वैलिड इन, तो ये किस कहाँ पे वैलिड होगा, ये वैलिड होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन क्या होता है, in inertial frame of reference acceleration is zero, because in inertial frame of reference that frame is moving with uniform velocity. Uniform velocity होती है तो acceleration zero होता है. So here the answer is 2. Okay. Now number 4, the acceleration of the particle is found to be non-zero. ये इसका opposite question है. The acceleration of the particle is found to be non-zero when no force acts on it. This is possible if measurement is made from.
अब यहाँ पे क्या हमें बताया गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी नॉन ज़ीरो, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन पार्टिकल का ज़ीरो नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन है। व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और उसमें कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा। तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या कभी, अगर किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा फिर भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो? तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इस केस में हम सूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पढ़ा है सूडो फोर्स के बारे में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक इनविजिबल फोर्स काम करता है, जो कि एक काल्पनिक फोर्स होता है, उसे हम सूडो फोर्स कहते हैं। तो ये कब पॉसिबल है? अगर उस पार्टिकल पे सूडो फोर्स काम कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा नंबर 2, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके ओके। नंबर 5, an object thrown vertically upward with some velocity, if gravity is turned off at the instant of an object reaches the maximum height, then ये तो बेसिकली हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन का भी सवाल बन सकता है इस पे, कि एक बॉडी है उसको हमने अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंक दिया, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, अब वो उसके मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या कंडीशन होती है? एट मैक्सिमम हाइट सबको पता है फाइनल वेलोसिटी बन जाती है 0। जब भी बॉडी हम ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ से वो इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, बिकॉज इट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बन जाएगी 0। और अगर इसी वक्त ग्रेविटी मिट जाए, इफ़ द ग्रेविटी इज टर्न ऑफ, अगर इसी समय ग्रेविटी अगर मिट जाए, मतलब ग्रेविटी खत्म हो जाए, तो क्या होगा फिर? तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगी, वो ना ऊपर जाएगी ना ही नीचे आएगी। दैट मीन्स द सेकंड ऑप्शन, it will be at what? It will be at rest. Now next is a father and his 7-year-old son are facing each other on ice sketch. वो sketching वगैरह होता है ना, skating वगैरह, तो ice sketch के ऊपर they are facing each other. With their hands they push off against one another. इस तरीके से वो एक दूसरे को push कर रहे हैं। Regarding the force that act on them as a result of this and the acceleration they experience, which of the following is correct? तो बेसिकली सवाल ये है कि वो दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ओके, सन इज पुशिंग फादर, फादर इज ऑल्सो पुशिंग सन इन आइस स्केच। तो हमें पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन के बेसिस पे ये कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट इज फादर एक्सर्ट मोर फोर्स। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। पहले कंडीशन तो बना लेते हैं कि क्या कंडीशन आती है। देखो यहाँ पे हम बेसिकली सेकंड एंड थर्ड न्यूटन्स लॉ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड एंड थर्ड न्यूटन्स लॉ बाय सेकंड एंड थर्ड न्यूटन लॉ, और न्यूटन्स सेकंड थर्ड न्यूटन्स लॉ। ओके, तो सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ जो न्यूटन का तीसरा रूल है या लॉ है वो क्या बताता है? एक्शन रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, एक्शन रिएक्शन, इसके ऊपर मतलब जिस चीज़ पे हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो चीज़ भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। तो इस केस में द फोर्स एक्सर्टेड बाय फादर इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय सन। ये कंडीशन हमें मिल गई। नाउ व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? लेकिन उन्होंने हमें फोर्स के बारे में नहीं पूछा, लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। तो एक्सेलरेशन के लिए बाय सेकंड लॉ वो क्या बताता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा m इज इक्वल टू, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, बहुत जगह यूज होने वाली कंडीशन है, मास इज इक्वल टू F अपॉन A। इसका मतलब क्या होता है? ये कंडीशन हमको ऐसे ही यूज़ करनी है। देखो जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है उतना उसका एक्सेलरेशन कम होता है। इसका एक मैं इंटरेस्टिंग अगर आपको एक एग्जांपल दूँ कि ये बेसिकली होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। जैसे कि एप्पल अर्थ के ऊपर गिरता है, लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा है कि क्या अर्थ भी एप्पल की तरफ जाती है? हमेशा एप्पल ही अर्थ पे क्यों गिरता है? अर्थ कभी एप्पल के ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो फोर्स होता है वो दोनों के ऊपर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन इसमें भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम उसका भी आंसर दे सकते हैं। मैं इसका देता हूँ, आपको वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है देखो
कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बेसिकली यहाँ पे फादर और सन की बात हो रही है, वो भी 7 ईयर ओल्ड सन है तो उसका मास डेफिनेटली कम होगा एज़ कम्पेयर टू फादर। देयरफॉर जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अब अगर आप इन स्टेटमेंट को अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको ये वाला करेक्ट लगेगा। फिर क्या, फादर एक्सर्ट, दोनों के ऊपर तो फोर्स सेम लग रहा है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो फादर एक्सर्ट एज मच फोर्स ऑन द सन एज द सन एक्सर्ट्स ऑन द फादर, बट फादर एक्सपीरियंस लेस एक्सेलरेशन। उनका मास ज़्यादा है तो वो कैसा एक्सेलरेशन महसूस करेंगे, ड्यू टू सन वो कम एक्सेलरेशन वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली विथ सेम स्पीड। दो ऑब्जेक्ट है जिनको एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ से ऊपर फेंका गया, दैट इज वर्टिकली, वी कैन से वर्टिकली अपवर्ड मोशन। द मास ऑफ ए इज ग्रेटर दैन मास ऑफ बी। सपोज द एयर exert a constant and equal force of resistance on the two bodies, then इसमें से क्या करेक्ट है, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने काइनेमेटिक्स का स्टडी किया था तब हमने एक चीज़ तो पढ़ी थी कि जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर से फेंकते हैं, चाहे उनका अगर डिफरेंट बॉडीज़ को अगर फेंकते हैं, चाहे उनका मास सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन वो हमेशा ही दोनों ही बॉडी साइमल्टेनियसली अर्थ पे आ जाती है। लेकिन इस केस में हम एक कंडीशन वहाँ पे कंसिडर करते हैं, वी निग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है लेकिन दोनों के ऊपर एक्ट हो रहा है, इसके लिए हमारा जो कंसेप्ट था या हमारा जो भी कंक्लूजन था उस वक्त का वो यहाँ पे बदल जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी गलती कर सकते हैं कि ये टिक कर सकते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट काइनेमेटिक्स में क्या क्लियर हुआ है कि हम जब भी डिफरेंट काइंड ऑफ मासेस जो होती है बॉडीज़, उसको अगर हम सेम हाइट से साइमल्टेनियसली सेम वेलोसिटी से अगर हम फेंकते हैं, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो सब बॉडीज़ एक साथ ग्राउंड पे आ जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो इस बेसिस पे जाएंगे और इसको टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन का है कि द इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टू बॉडीज, और वी कैन से सपोज द एयर एक्सर्ट अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस कंसिडर किया है, भले ही वो इक्वल हो लेकिन उसको कंसिडर किया गया है। तो ये छोड़ के हमारा ऑप्शन कोई भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अच्छी तरह से देख लो, ये टू बॉडीज़ है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। इसका मास मैं लिखता हूँ ma, इसका मास mb, अच्छी तरह से देख लो। अब दोनों को क्या किया, साइमल्टेनियसली ऊपर फेंका विथ सेम स्पीड, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी u है और इसकी वेलोसिटी है वो भी u है, सेम वेलोसिटी। अब जब हमने उसको ऊपर फेंका तो यहाँ पे एयर है, ये एयर है सपोज, तो एयर रेजिस्टेंस दोनों के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो उस रेजिस्टेंस जो फोर्स होगा, रेजिस्टिव फोर्स होगा ड्यू टू एयर, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। ये है Fr, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, या व्हाट वी कैन से एयर रेजिस्टेंस, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ओके, ये नीचे की तरफ होगा, दोनों के ऊपर सेम रहेगा। अब ये जो बॉडी है उसका जो मास, या उसे हम उसको वेट बोलते हैं, तो वो वेट की डायरेक्शन नीचे होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो होगा यहाँ पे mag और यहाँ पे इसका होगा mb इंटू g। ओके, और यहाँ इस बॉडी पे ए पे जो फोर्स अब एक्ट हो रहा है, वो ए अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो होगा Fa, और जो बी एक्सपीरियंस कर रहा है उसके ऊपर फोर्स वो होगा Fb। तो इसको चलो हम शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे total force acting on Fa, that means total force acting on body A is equal to Fa is equal to A के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं देखो, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, एयर की वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी काम कर रहा है किस तरफ, नीचे की तरफ, और उसका खुद का वेट भी काम कर रहा है किसकी तरफ, नीचे की तरफ। तो ये बन जाएगा Fr प्लस ma इंटू जी। और कंडीशन हमें क्या दी है, ये भी कंडीशन हमें आगे जाकर हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन गिवन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी।
सिमिलरली एफ बी इज इक्वल टू एफ आर प्लस एम बी इंटू वॉट जी, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ क्या बताता है सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, इस केस में आएगा जी, क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है या वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, तो इसमें एक्सेलरेशन बेसिकली होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लेकिन हमने यहाँ पे उस बॉडी को जो एक्सेलरेशन दिया है खुद से, वो यहाँ पे एक्ट होगा, तो यहाँ पे ए ही रहेगा, जी नहीं होगा। जी कब आता है, जब हम उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो हम कुछ उसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं ना, हमने फोर्स अप्लाई किया तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया, मतलब हमने उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा m मतलब मास, तो एम ए इंटू एक्सेलरेशन ई, ओके। और ये एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से होगा, ए की वजह से, इज इक्वल टू एफ आर प्लस एम ए इंटू जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एफ बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, फोर्स का फॉर्म, फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम जी इंटू ए जी, सॉरी एम बी इंटू ए बी इज इक्वल टू एफ आर प्लस एम बी टू जी, ओके। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो मैं एम ए को उधर भेज देता हूँ, सिर्फ ए को यहाँ पे रखता हूँ। सो ए सफिक्स ए इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एम ए प्लस जी, क्योंकि एम ए और एम ए कैंसिल हो जाएगा, ये एम ए और ए में कैंसिल हो जाएगा। और वैसे ही ए बी, ए सफिक्स बी इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एम बी प्लस जी, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू वन अदर जो बॉडी है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि ए और बी में से कौन सी बॉडी जो है वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए हम ऐसे जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशंस हमें मिलते हैं हम उसको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड 4 या डिवाइड 3 बाय 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेते हैं। सो ए अपॉन ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एम ए प्लस जी डिवाइडेड बाय एफ आर अपॉन एम बी प्लस जी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ से ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। चलो, ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, ये आप बाद में कर सकते हो। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा एफ आर प्लस जी एम ए अपॉन एम ए। यहाँ पे भी अगर हमने डायरेक्टली भी किया होता तो भी चलता, डायरेक्टली भी हम इसको यहाँ पे अगर लाते और इसको सेपरेट करने की बजाय भी लिखते तो भी यही आता। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेप घटा सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा एफ आर प्लस जी इंटू एम बी अपॉन एम बी। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इस टर्म को मैथमेटिकली आपको पता है, इस टर्म को मैं उठा के इसके सामने रख सकता हूँ, लेकिन उसके जो न्यूमरेटर्स हैं डिनोमिनेटर्स है उनकी जो पोजीशन है वो बदल जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। मतलब एफ आर प्लस जी एम ए अपॉन एम ए इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू एम बी अपॉन एफ आर प्लस जी इंटू एम बी। सो ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कहानी जो है थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आएगी आपको। अब अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा एफ आर इंटू एम बी प्लस जी एम बी डिवाइडेड बाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये एफ आर इंटू एम ए प्लस जी एम बी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, मतलब सेम है, देखो दोनों में ही ये टर्म आती है, एफ आर और एफ आर भी दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली
कि a upon ab, that is acceleration due to a and acceleration due to b is equal to or is directly proportional to mb upon ma। ये स्टेप कैसे लिखी सबके समझ में आ गई, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, हम कई बार डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं और आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल के इक्वल टू साइन आता है और वो कांस्टेंट आता है। और कौन कांस्टेंट है? एफ आर और ये जी एम ए इंटू एम, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये दोनों में सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जिसका मास, ये बेसिकली वही चीज़ हमें पता चली जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखी थी कि इसका जो मास है एम ए का, उसका जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। कि और इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं मास ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ए, या एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी है यहाँ पे? बट वी हैव एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, एम ए इज ग्रेटर देन एम बी। तो यहाँ पे एम ए ज़्यादा है और एम बी क्या है? कम है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि एम ए अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन उसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। या फिर मैं यहाँ पे ऐसे भी बात कर सकता हूँ, यहाँ पे हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, ऑप्शंस आपके ध्यान में तो है, आप वीडियो को रिवर्स करके ऑप्शन बाद में फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको ऐसे लिख सकूँगा, देयरफॉर एज एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, देयरफॉर अगर एम ए बड़ा है और एम बी छोटा है तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा? देयरफॉर एम बी अपॉन एम ए, ये जो टर्म है एम बी अपॉन एम ए, ये क्या आएगी? ये होगी लेस देन 1। किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या होता है? 0 पॉइंट में होता है, मतलब लेस देन 1 होता है। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, नॉट न्यूटन सेकंड लॉ। तो फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैं दोनों के लिए लगा देता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। मतलब दोनों को ऊपर फेंका है ना, तो उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? तो इसका होगा एस है और इसका होगा एस बी। दोनों को वेलोसिटी कैसी दी है? सेम दी है। टाइम भी दोनों का कैसा है? सेम है। तो ये पूरी टर्म जो है वो सेम रहेगी। 1/2 यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे ए बी आएगा। तो अब दोनों में से कौन बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है दोनों में से? एक्सेलरेशन ऑफ ए बड़ा है या एक्सेलरेशन ऑफ बी बड़ा है? तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्योंकि ए का जो मास है वो ज़्यादा है और जिसका मास ज़्यादा होता है उसका वेट क्या होता है? कम होता है। देयरफॉर यहाँ पे हम अगर इसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है। अगर ये नंबर बड़ा आएगा, ओके, तो अगर यहाँ पे, हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अब उसको जो फेंक रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन उसकी होगी उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो ए हमारा ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो ये हमारा ए जो है वो माइनस होगा। तो यहाँ पे ये जो माइनस होगा, तो अब ये और ये, इन दोनों में से कौन बड़ा है? ए बी बड़ा है या ए बड़ा है? तो ये ए क्या है? छोटा है, और ये क्या है? बड़ा है। तो अगर इस कांस्टेंट नंबर में से बड़ी क्वांटिटी घट जाए तो ये छोटी क्वांटिटी रह जाएगी। टेक्निकली देखो अच्छी तरह से। और इस कांस्टेंट में इसके पास भी यूटी है और इसके पास भी यूटी है, इसमें से अगर हम छोटा नंबर घटाएं, मतलब देखो ए क्या है? छोटा है। तो छोटा नंबर अगर घटाएंगे तो ये बड़ी रह जाएगी। सो द आंसर विल बी व्हाट? ये काफ़ी लंबा एक सवाल है या फिर उसका सॉल्यूशन है। सो द आंसर विल बी व्हाट? ए विल गो हायर। तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2, ए विल गो हायर। I hope you have understood this. Next is a meter scale moving with uniform velocity. This implies that
एक मीटर स्केल है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, मीटर स्केल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, देन दिस इंप्लाइज दैट। तो इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं या कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है 0 फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। और अगर किसी चीज़ का एक्सेलरेशन ही 0 हो, हु इज़ द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फोर्स? द कॉज ऑफ फोर्स गिव्स अस द एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन हमको किसकी वजह से मिलता है? तो फोर्स की वजह से मिलता है। ये चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ओके, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। अगर मैं बीच में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दूँ तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर बीच में मैं उसको फोर्स अप्लाई करके रोक दूँ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो कॉज होता है वो कौन होता है? फोर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब फोर्स भी क्या होना चाहिए फिर? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्केल इज 0। उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट जा रही है इसके ऊपर कोई, जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उसकी स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म ही मेंटेन रहेगी। ओके, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और फोर्स भी क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 का मतलब उस पर कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा, देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज व्हाट? 0. Next is a constant force F is applied on a stationary particle of mass m. Then the velocity attained by the particle in a certain displacement will be proportional to. तो एक कांस्टेंट फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर, जो स्टेशनरी पार्टिकल है उसके ऊपर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। देन द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन अ सर्टन डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो यहाँ पे वी विल गो थ्रू द बाय सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सॉरी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, नॉट सेकंड। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये हमारा क्या है? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। बट हियर व्हाट दिस कंडीशन सेज, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी पार्टिकल। स्टेशनरी पार्टिकल, दैट मीन्स द पार्टिकल इनिशियली was at rest, that means initial velocity will be 0, therefore v square is equal to 0 plus twice as। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पे उस पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी वजह से उसके अंदर क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया बाय सेकंड न्यूटन लॉ और बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये क्या बताता है न्यूटन सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू एम ए, देयरफॉर A इज इक्वल टू F अपॉन m। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस F अपॉन m इंटू वॉट? S। देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2f s अपॉन m। लेकिन हमें जो ऑप्शंस दिए हैं, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल पूछा है हमें? m के। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ m, क्योंकि m क्या है? रूट में। तो ऑप्शन नंबर व्हाट? 4। नेक्स्ट इज n balls each of mass m impinge elastically। impinge का मतलब बाउंस बैक विथ सेम स्पीड। अगर एक बॉल हम किसी सरफेस पे छोड़ देते हैं तो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है? इन आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि उसकी वेलोसिटी घट जाती है। लेकिन यहाँ पे इम्पिंज का मतलब वही है कि उसकी वेलोसिटी बदलती नहीं है, वही वेलोसिटी से वो बाउंस बैक होता है इन ईच सेकंड। और ये कब होता है? आफ्टर 1 सेकंड, दैट मीन्स ईच सेकंड ऑन द सरफेस विथ वेलोसिटी u। द एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस विल बी। एवरेज फोर्स हमें यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगेन न्यूटन्स के जो लॉज है उसके बेसिस पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो लिखते तो हम ऐसा है कि m इंटू ए, लेकिन उसका जो बेसिक डेफिनेशन है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे हम पहले चेंज इन मोमेंटम को ढूंढ लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम को ही हम आगे जाके इम्पल्स कहते हैं।
ओके, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उसकी स्पीड तो नहीं बदल रही यहाँ पे। तो देखो ये हम एक बॉल के लिए पहले ये पढ़ लेते हैं, बाद में फिर हम उसके साथ n को जोड़ देंगे, क्योंकि सबका मास सेम है तो सबके साथ वही चीज़ होगी जो एक बॉल के साथ हो रही है। तो पहले क्या हुआ कि ये बॉल हमने यहाँ से छोड़ दिया विथ वेलोसिटी u, तो ये बाउंस बैक कर गया यहाँ से, लेकिन उसकी वेलोसिटी नहीं बदली, इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया इम्पिंच। उसका मतलब ही यही होता है कि वो कोलिजन के बाद भी उसकी वेलोसिटी जो है वही रही। ओके, तो इनिशियल इसका मोमेंटम क्या था, इसका मास कितना है m और इसका भी मास कितना है m, तो फाइनल मोमेंटम क्या है उसका। अब यहाँ पे हमें कुछ साइन कन्वेंशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रही तो उसका मोमेंटम हम माइनस ले सकते हैं, और नीचे से ऊपर जा रही तो प्लस ले सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हम फाइनल मोमेंटम है mu माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस mu। u दोनों जगह क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे ये बन गया mu माइनस माइनस प्लस mu, मतलब ट्वाइस mu। ओके, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, ट्वाइस mu। ये हमने एक बॉल के लिए लिखा। यही अगर हम ऑल n बॉल के लिए लिखे तो ये बन जाएगा फॉर n बॉल्स, ये बन जाएगा ट्वाइस mn इंटू यू। ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। अब ये ऑप्शन भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। हमें क्या पूछा गया है, द एवरेज फोर्स। तो यहाँ पे हम फोर्स की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। फोर्स की डेफिनेशन जो न्यूटन सेकंड लॉ बना है वो इसी डेफिनेशन के ऊपर बना, ये हम पढ़ चुके हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। लेकिन टाइम दिया है हमें कितना, इन ईच सेकंड, बट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस m एन u। ये जो मोमेंटम हमें अभी अभी कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय 1, तो ये वही आंसर आएगा, ट्वाइस m n इंटू यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। Okay, next is when a force F acts on a body of mass m, the acceleration produced in the body is a। m बॉडी के ऊपर जब फोर्स F इतना फोर्स अप्लाई होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो a होता है, सिंपली। ओके, इफ थ्री इक्वल फोर्सेस F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी एज शोन इन फिगर, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस दिस। अगर उसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस काम करें जो कि सेम है, F1 F2 F3, लेकिन सब सेम है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। जब एक फोर्स अप्लाई होता है तो उसका एक्सेलरेशन a है, जब तीनों फोर्स अप्लाई करेंगे एज शोन इन फिगर तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स पूछा है तो फोर्स की ही बात करेंगे। यहाँ पे फोर्स दिया है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर m इज इक्वल टू f अपॉन a। ये फॉर्मूला हमें पता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे तीन फोर्सेस हमें दी है, तो हम जो वेक्टर्स के लॉज है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों ही फोर्स सेम है, जो इसका इफेक्ट है वही इसका है, तो इसका ये रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। तो ये उसका रिजल्टेंट होगा, हम इसको बोलते हैं एफ आर। देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर, और वी कैन से एफ आर इज इक्वल टू, एफ आर का मतलब क्या है, F1 प्लस F2। तो एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट, वो फॉर्मूला आप सबको याद है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, रिजल्टेंट के लिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबको याद है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला। देयरफॉर यहाँ पे ये बन जाएगा, लेकिन बट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। मैं F1 की जगह भी F लिख सकता हूँ, F2 की जगह भी। देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 0। ये क्यों 0 आया सबको पता है, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केस, cos 90 जब होता है इन डॉट प्रोडक्ट, तो cos 90 क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट उसको वहाँ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, cos 90 0 होता है, तो ये 0 बन गया। देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू
ये बन गया ट्वाइस एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर को अगर आप रूट के बाहर लिखोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट एफ अंडर रूट 2। तो ये बन गया आपका एफ आर, मतलब ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई एफ अंडर रूट ऑफ 2। अब तीसरा फोर्स, दो फोर्स तो हो गए, उसका रिजल्टेंट हमें मिल गया, लेकिन तीसरा फोर्स, अब अगर आप यहाँ पे तीसरे फोर्स को अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एफ आर एंड एफ 3 आर अपोजिट ईच अदर, और वी कैन से दैट आर अपोजिट फोर्सेस आर अपोजिट वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। वो क्या है? अपोजिट वेक्टर है, और अपोजिट वेक्टर को हम क्या करते हैं? हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे एफ ऑल, उसको हम क्या कह सकते हैं? एफ नेट। इसको मैंने रिजल्टेंट बोला था, मैं इसको एफ नेट मतलब ड्यू टू ऑल 3 फोर्सेस इज इक्वल टू, ये इस तरफ जा रहा है एफ आर माइनस ये इस तरफ आ रहा है एफ 3। लेकिन मैं अगेन बट F3 इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे तो दिया है, देयरफॉर एफ आर माइनस एफ, देयरफॉर यहाँ पे एफ आर की वैल्यू पुट करो एफ अंडर रूट 2 माइनस एफ, तो यहाँ पे और एफ नेट, ये जो इक्वेशन हमने किस लिए लिखा है? इसके लिए ही लिखा है। और यहाँ पे ये इक्वेशन ले लो या फिर ये इक्वेशन ले लो। चलो पहले उसको एफ नेट लिख लेते हैं। सो एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? f कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1। अब f नेट की जगह आप पुट कर सकते हो f नेट, खाली जब f हमने लिखा था फॉर सिंगल फोर्स के लिए तो वो था f अपॉन a, मतलब m इज इक्वल टू f अपॉन a और f इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे अगर मैं वो वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, f की वैल्यू पुट करूँगा m अपॉन a, क्योंकि मास पार्टिकल तो एक ही है और उसका मास सेम है, तो m अपॉन a अंडर रूट ऑफ ओके, यहाँ से हमें थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से उसके साथ डील करना होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे ये एफ नेट आ गया। तो अब हमें जो एक्सेलरेशन चाहिए, हमें क्या पूछा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो उसके ऊपर नया एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, वही एक्सेलरेशन नहीं रहेगा जो एक के ऊपर था ड्यू टू वन फोर्स। तो ये जो नया वाला एक्सेलरेशन है उसको मैं क्या बोलता हूँ? ए डैश बोलता हूँ, इज इक्वल टू एफ नेट। ये किसकी वजह से होगा? ये एक्सेलरेशन सब फोर्सेस की वजह से होगा, डिवाइडेड बाय मास, दैट मीन्स एम तो बदलेगा नहीं क्योंकि एक ही पार्टिकल है, उसके ऊपर ये सब हो रहा है। ये इस तरीके से हमें उसके साथ डील करना होगा। देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू एफ नेट कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया एफ, ओके क्या आ गया ये? अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन ये क्या आ गया यहाँ पे? डिवाइडेड बाय क्या आ गया? m आ गया, बट f अपॉन m, बट f अपॉन m इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 1 उसके लिए ही हमने लिखा था। तो a डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इंटू a कैसे आ गया? f अपॉन m is equal to a, so it will be the which option? I think first option. Yes. Okay. Next is a body of mass 5 kg start from the origin with an initial velocity v bar u bar is equal to what? ये इक्वेशन हमें दिया है, u bar is equal to वेलोसिटी दी है लेकिन इन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द वेक्टर फॉर्म। एक्चुअली किस फॉर्म में दी है वेलोसिटी? इन द वेक्टर फॉर्म। इफ कांस्टेंट फोर्स, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है। मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी, द टाइम इन विच द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0 इज, कितने देर में वो जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो 0 बन जाएगा। तो देखो इसको हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये y कोऑर्डिनेट्स है और ये x कोऑर्डिनेट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में, y कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में हमें बात करनी है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसके? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 40, हियर v इज इक्वल टू या फिर u इज इक्वल टू 40, इनिशियल वेलोसिटी है ना u, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। ये कैसे लिखा है ना, सबको पता है ना, तो हम वेक्टर में लिखते हैं ऐसे, वेक्टर फॉर्म ऐसा लिखा जाता है। तो ये x अलॉन्ग x एक्सिस होता है, ये अलॉन्ग y एक्सिस होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना है? -5 न्यूटन।
और यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना है, -1 न्यूटन। ओके, इस तरीके से हम इसको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। और एक और चीज़ जो हमें दी है, मास कितना दिया है, मास इनिशियली दिया है 5 kg। और हमसे पूछा क्या है, द बॉडी एक्ट्स ऑन अ बॉडी द टाइम इन विच द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। कितने देर बाद वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो हमने फेंका है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितने देर बाद 0 होगी। हमें पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल मोशन में जब हम किसी को फेंकते हैं, वर्टिकल कभी भी किसी बॉडी को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। तो वही 0 वेलोसिटी होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हमसे यहाँ पे पूछा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि हमने उसको फोर्स प्रोवाइड किया है, नीचे से ऊपर फेंका है, तो एक्सेलरेशन हमने दिया है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F/m। तो F हमारे पास कितना है, फोर्स कितना है ये देखो, इन वर्टिकल कंपोनेंट ओनली, नॉट इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसको ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो यही कंपोनेंट पिक्चर में रहेगा। सो -5 अपॉन मास भी उसका कितना है 5, सो A इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आ गई, मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि वो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है, दैट इज रिटार्डेशन। और एक्चुअली रिटार्डेशन ही होगा ना, जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और जब वेलोसिटी कम होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ओके चलो, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे हमें वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कब कितने देर बाद 0 होगी वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT इन विच डायरेक्शन, अलॉन्ग y। ओके, y की ही बात करेंगे, सब y के अलॉन्ग हो रहा है, x के एक्सिस के अलॉन्ग कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ पे अभी कंडीशन क्या है, v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू u प्लस AT, देयरफॉर AT इज इक्वल टू -u। ओके, अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो -1, t की वैल्यू वो तो निकालना है, और -u की वैल्यू क्या है 40। ये देखो, ये कंपोनेंट है u का 40, तो -40, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल, t इज इक्वल टू 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। So next is a professional diver of mass 60 kg performs a dive from a platform of 10 meter। एक डाइवर होता है जो उसने प्रोफेशनल डाइवर है जो जिसका मास 60 kg है, उसने एक डाइव परफॉर्म की फ्रॉम द प्लेटफॉर्म 10 मीटर, मतलब ये वाटर है सपोज, यहाँ पे यहाँ से 10 मीटर ऊपर तक एक प्लेटफॉर्म है ये ऐसा, और इस प्लेटफॉर्म में से उसने एक डाइव परफॉर्म की। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज impact force experienced by him if the impact time is 1 second on collision with water surface is। क्या पूछा है हमें, एवरेज इम्पैक्ट फोर्स एक्सपीरियंस बाय हिम, जब वो उस वाटर की सरफेस पर उसका जब इम्पैक्ट होगा तो उस वक्त जो फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया होगा उसका मैग्नीट्यूड हमें पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इम्पैक्ट। ओके, और उसका इम्पैक्ट टाइम भी हमें दिया है 1 सेकेंड, और ये कुछ डेटा हमने लिया है जो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। देखो, तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे भी हम मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वगैरह का जो फॉर्मूला है, इम्पल्स वगैरह फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला हम किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। ओके, और इम्पल्स का ही दूसरा मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
ओके, तो यहाँ पे इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर डेल्टा पी, ये है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। क्योंकि इम्पल्स की डेफिनेशन हम क्या पढ़ चुके हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ओके, और ये इम्पल्स कब आता है ये भी हमें पता है, जब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इन दैट केस the impulse comes into the picture. Therefore delta p is equal to force into time, और delta p क्या है, change in momentum. Now here velocity at just after the collision is, यहाँ पे दो तरह की velocity है। हम u is equal to velocity before collision, दो केस में इसको हम डिवाइड करेंगे। एक तो यहाँ से जब वो डाइव करेगा तो कोलिजन से जस्ट पहले ये उसकी एक वेलोसिटी होगी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, और दूसरी वेलोसिटी वो जब उसका इम्पैक्ट उस वाटर सरफेस के साथ होगा उसके बाद उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कुछ भी होगा, तो उस वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v। उसमें से एक वेलोसिटी तो हमें दी, अज्यूम वेलोसिटी ऑफ डाइवर जस्ट आफ्टर एंटरिंग द वाटर, तो v फाइनल वेलोसिटी, velocity just after entering the water is equal to 4 meter per second। और ये जो velocity है, velocity before collision, इसके साथ आप क्या करोगे तो इनिशियल उसकी जो भी velocity होगी वो कितनी होगी, 0, रेस्ट, वो रेस्ट पे है ना, फिर उसने डाइव लग गया वहाँ से। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जब उसका इम्पैक्ट उसके साथ हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी बन गई यहाँ पे, 4 वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एंटरिंग द वाटर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम दो केसेस पढ़ेंगे। एक केस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छी तरह से देख लो, ये यहाँ पे मैंने u इज इक्वल टू 0 लिखा है, लेकिन कुछ वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पे आएगा, इसको हमें निकालना है। बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें नहीं दिया है, लेकिन आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें दिया है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब पहली ये केस बन जाएगी बिफोर कोलिजन वाली, और दूसरी केस बनेगी आफ्टर कोलिजन। इन दोनों केस का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलो ठीक है, फिर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बाय थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बताता है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, और फर्स्ट केस, इस केस के लिए v square is equal to u square plus twice x। I will write here for case first, before collision and after collision। तो बिफोर कोलिजन दैट मींस केस फर्स्ट के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने 0 कहा है, और इसको मैं तब तक मान लेता हूँ v, इसको आप v भी बोल सकते हो या u भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी दूसरे केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। ये अच्छी तरह से देख लो, अभी ये क्या है कि पहले केस के लिए फाइनल वेलोसिटी, लेकिन दूसरे केस के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको v u कुछ भी दूँ, अगर मैंने इसको u कहा है तो अभी आप यहाँ पे मैं इसको v बोलूँगा। ये सुन लो, कंफ्यूजन मत करो वहाँ पे। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे पहले केस में 0 प्लस ट्वाइस a हमें दिया है 10, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से ही आ रहा है तो वो g लेना पड़ेगा हमें, कितना 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी दिया है 10, तो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 इंटू 200। ये क्या बन गया, v स्क्वायर हमारा क्या बन गया यहाँ पे 200। ओके, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर जो भी आएगा बाद में हम इसको उसी तरह से प्रूव करेंगे। चलो, अब यही काइनेमेटिकल इक्वेशन, दिस वैल्यू ऑफ v will be acts as initial velocity for case 2। अब केस 2 के लिए ये क्या बन जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, केस 1 के लिए फाइनल थी, केस 2 के लिए क्या बन जाएगी, वेलोसिटी हमारी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इसको मैं अब यहाँ पे दैट इज u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200। चलो उसको ऐसे लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200। अब हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज फोर्स।
तो एवरेज फोर्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। देयरफॉर एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और डेल्टा टी कितना दिया है यहाँ पे 1 सेकंड, वो इम्पैक्ट टाइम वो कितना दिया है इम्पल्स में, वो है 1 सेकंड। Therefore average force is equal to delta p, change in momentum, initial momentum minus final momentum। तो यहाँ पे इस केस में इनिशियल मोमेंटम कितना है, डेल्टा p का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम क्या है उसका mv माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है mq, मास क्या है m क्या है उसका मास। फाइनल मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे लेंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल इनटू और डिवाइडेड बाय टाइम, वो है 1 सेकंड। तो यहाँ पे m दिया है हमें, उसका वेट कितना है 60, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं m को, बाद में बीच में क्या बचेगा कि v माइनस v, तो v कितना है हमारा, v है 4 माइनस ओके चलो ठीक है। यहाँ पे अगर निगेटिव भी आ जाता है तो इस वर्ड के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। चलो ठीक है, चलो माइनस अंडर रूट ऑफ 200, तो अंडर रूट ऑफ 200 जो भी आएगा आपका आंसर, तो उसको हमें अब क्या करना पड़ेगा, 60 इन ब्रैकेट आई थिंक अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 200 नियर अबाउट आएगा 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर आता है नियर अबाउट 200 और 15 का फिर उसके पास पार चला जाता है ना। ओके, तो यहाँ पे 4 माइनस 14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हमें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नंबर्स आप देखोगे वो क्या है, राउंड ऑफ करके दिए गए इन शॉर्ट। तो 60 माइनस 10। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इस वर्ड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड जब भी हम बात करते हैं तो उसका साइन हम कंसिडर नहीं करते। देयरफॉर एफ मैग्नीट्यूड, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर एफ एवरेज इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आएगा, 600, एंड दैट विल बी द ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन नंबर हियर, ऑप्शन नंबर 2।